तुम्हारे बच्चे को आखिर क्या खिलाया है तुमने? यह तो अत्यंत असहनीय दृश्य है। दिल्ली के हमारे घर के लिविंग रूम में लगे छोटे से घरेलू कैमरे की फुटेज में मेरा बेटा कबीर बैठा था। वह चिप्स के पैकेटों और मीठे जूस के सामने जड़वत बैठा था, टीवी की रोशनी में नहाया हुआ। वह केवल 6 साल का है। यह वह उम्र है जब उसे दौड़ना और कूदना चाहिए, लेकिन उसकी पीठ झुकी हुई थी। उस पर कोई मुस्कान नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। मैं वहीं ठिठक गई, सीने पर हाथ रखे हुए। एक माँ होने के नाते क्या मैंने उसे यही समय दिया है? क्या मेरा पालन पोषण का तरीका गलत था? पछतावे के आंसू और ये सवाल मेरे दिल को चुभ रहे थे। मैं एक प्रसिद्ध छोटे रेस्तरां में काम करती हूँ। मेरे काम के घंटे अनियमित हैं, दिन और रात की शिफ्ट बदलती रहती हैं। मैं हमेशा अपने काम के कारण बेटे के साथ समय गंवाने के अपराध बोध से घिरी रहती थी। माँ, क्या तुम आज भी मेरे साथ नहीं रहोगी? कबीर की यह दबी हुई आवाज मुझे किसी भी चीज से ज्यादा दुख देती थी। मेरे पति रोहन हमेशा व्यस्त रहते थे। घर पर भी अक्सर लैपटॉप के सामने बैठकर मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन की तैयारी करते रहते थे। नतीजतन वह भी कबीर को नजरअंदाज कर देते थे। मेरे साथ खेलो, इस अनुरोध पर वह हमेशा यही दोहराते थे, माफ करना, मैं अभी नहीं खेल सकता। यह सिलसिला दिन ब दिन चल रहा था। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके लिए खाना तैयार करे, उसके साथ खेले और एक नियमित जीवन शैली स्थापित करे। केवल समय बिताने वाला कोई नहीं, बल्कि कोई ऐसा जो कबीर के विकास को सुरक्षित रख सके। इसी अत्यावश्यक कारण से हमने एक आया नैनी खोजने का फैसला किया। जल्द ही हमारे सामने 2 उम्मीदवार थीं। एक थी लीसा, एक युवा हंसमुख धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाली महिला। दूसरी थी शांति देवी, जो 10 साल पहले एक पारंपरिक भारतीय पृष्ठभूमि से दिल्ली आई थीं। उनकी कोमल मुस्कान और शांत आवाज ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन वह बहुत धीमी अंग्रेजी बोलती थीं। उन्हें शब्द खोजने में समय लगता था। साक्षात्कार के दौरान मैं झिझक रही थी। कबीर के भाषा विकास को देखते हुए शायद किसी अंग्रेजी बोलने वाली को चुनना बेहतर होगा। रोहन ने मेरी झिझक भांप ली और कहा, कबीर की भलाई के लिए शायद एक अच्छी अंग्रेजी वाली महिला ही बेहतर होगी। मैंने अनमने ढंग से सहमति दी। सतह पर यह सही निर्णय लग रहा था। हालांकि उस समय हमें पता नहीं था कि यह चुनाव हमारे परिवार के लिए कितनी बड़ी परेशानी लाएगा। हमने लीसा को आया के रूप में चुना। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज गुड मॉर्निंग सुनाई दी। लीसा की हंसमुख मुस्कान ने मुझे तुरंत राहत दी। उसकी धारा प्रवाह अंग्रेजी में आत्म परिचय सुनकर मेरे मन के संदेह जल्द ही दूर हो गए। पहली रात को लीसा ने मुझे एक संदेश भेजा जिसमें कबीर की तस्वीर थी। वह बहुत अच्छा बच्चा है, हमने खूब खेला। यह पढ़कर मैंने दिल से राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही एक छोटा सा क्यों का भाव भी रह गया। तस्वीर के बैकग्राउंड में लिविंग रूम असामान्य रूप से साफ सुथरा था, जैसे कोई शोकेस हो। क्या कबीर के खिलौने सब हटा दिए गए थे? मैंने सोचा, लेकिन खुद को समझाया कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। हालांकि कुछ दिनों बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा। नाश्ते की मेज पर मेरे द्वारा बनाए गए पराठे और अंडे को देखकर कबीर ने सिर हिला दिया। नहीं चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए। यह अचानक इनकार मेरे लिए अविश्वसनीय था। जो बच्चा पहले कोई भी खाना खुशी खुशी खा लेता था, अब अचानक केवल मीठी चीजें और स्नैक्स खाने लगा था। उस रात मैं लिविंग रूम में गई। कमरा फिर से असामान्य रूप से व्यवस्थित था। कबीर सोफे पर सिमटा हुआ टीवी देख रहा था। मैंने पूछा, आज तुमने क्या खेला? उसने केवल धीमी आवाज में जवाब दिया, याद नहीं। एक माँ की अंतर्ज्ञान ने कहा कि कुछ तो गलत है। मैंने रोहन से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, बच्चों का स्वाद बदल जाता है। वह शायद थक गया होगा। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाई। मेरा संदेह एक रात और मजबूत हो गया। काम से लौटने के बाद मैंने किचन के कूड़ेदान में बड़ी मात्रा में स्नैक पैकेट फेंकते हुए पाया। क्या यही उसका खाना था? जैसे ही यह विचार आया, मेरे शरीर पर ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह इतनी हंसमुख दिखने वाली लीसा, उसकी जीवंत मुस्कान के पीछे क्या छिपा था? अनुत्तरित सवाल मेरे दिल पर भारी पड़ रहे थे। अगर इसे ऐसे ही जारी रहने दिया तो कबीर कैसा बन जाएगा? डर और बेचैनी ने मुझे घेर लिया। मेरे मन में खतरे की घंटी लगातार बजती रही। आखिरकार एक रात मैंने फैसला किया, मैं अब अपनी अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कोने में लगा घरेलू कैमरा कबीर के बदलाव का कारण खोजने का एकमात्र सुराग था। चलो रिकॉर्डिंग देखते हैं, मैंने कहा। रोहन ने थोड़ी नाराजगी दिखाई। क्या तुम सच में इतना शक कर रही हो? लेकिन उन्होंने आगे कहा, पर यह वाकई अजीब है। पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा और लैपटॉप खोला। प्ले बटन दबाते ही स्क्रीन पर दृश्य देखकर मेरी सांस रुक गई। दोपहर के भोजन के समय कबीर कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने स्नैक के पैकेट और मीठा जूस रखा था। लीसा बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। अच्छा बच्चा, गुड बॉय।
मेरा दिल दहल गया। क्या यह सच नहीं हो सकता? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। इमेज चलती रही। कबीर ब्लॉक वाले खिलौने उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा उसे दूर हटाकर शेल्फ पर रख देती है। आज नहीं खेल सकते, गंदा हो जाएगा, उसने कहा। वह टीवी ऑन करके रिमोट उसे पकड़ा देती है। कबीर धीमी आवाज में बुदबुदाता है, माँ का खाना। हालांकि लीसा मुस्कुराती है, माँ का खाना बोरिंग है, ये खाओ, ये ज्यादा अच्छा है। उस पल मेरे आंसू बह निकले। वह क्या कह रही है? मैंने बगल में देखा, रोहन की मुट्ठी कसकर बंधी हुई थी। इमेज में कबीर केवल खाली निगाहों से टीवी देख रहा था। वह पहले की तरह जोर से हंस नहीं रहा था, नहीं इधर उधर भाग रहा था। उसका छोटा सा शरीर चुपचाप बैठा था, जैसे किसी सजा को स्वीकार कर रहा हो। मैंने अपने होंठ काट लिए। यह पालन पोषण नहीं है, यह तो बस लापरवाही है। रोहन की गंभीर आवाज कांप रही थी। बस बहुत हो गया, मैंने दृढ़ता से कहा। रोहन ने भी गहराई से सिर हिलाया। हमें कल ही इसे खत्म करना होगा। उस रात मैं मुश्किल से सो पाई। मेरे दिमाग में बार बार कैमरे में कैद कबीर की सिकुड़ी हुई पीठ का दृश्य घूम रहा था। जब भी मैं उस पीठ को याद करती, मेरे सीने में दर्द होता और आंसू बहते रहते थे। अगली सुबह मैं और रोहन बगल में लिविंग रूम में बैठे थे। दिल में गुस्सा और बेचैनी थी। हमारी सांसें भी उथली थीं। थोड़ी देर बाद घंटी बजी। लीसा हमेशा की तरह हंसमुख मुस्कान के साथ अंदर आई। गुड मॉर्निंग। रोहन की आवाज धीमी और ठंडी थी। बैठो। लीसा का चेहरा एक पल के लिए उदास हुआ, लेकिन उसने तुरंत झूठी मुस्कान ओढ़ ली और सोफे पर बैठ गई। मैंने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला और घरेलू कैमरे की फुटेज चलाई। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कबीर स्नैक्स के सामने बैठा है और लीसा कह रही है कि माँ का खाना बोरिंग है। यह क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। यह अनियंत्रित गुस्सा था। लीसा ने कंधे उचकाए और बेपरवाह होकर मुस्कुराई। क्या समस्या है? बच्चा शांत है और आप दोनों भी तो आराम से हैं। उसके इस गैर जिम्मेदाराना बयान से मुझे लगा जैसे मेरा खून उल्टा बह रहा हो। तुमने कबीर को मीठी चीजों का आदीहर बना दिया और खेलने का समय भी छीन लिया। क्या तुम सच में इसे बच्चों की देखभाल मानती हो? रोहन ने मुट्ठी से मेज पर जोर से मारा। यह बच्चों के प्रति लापरवाही है। उनकी क्रोधित आवाज गूंज उठी। लीसा की मुस्कान भी गायब हो गई, लेकिन वह जल्द ही भड़क उठी और अपनी आवाज तेज कर दी। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप खुद बच्चे की देखभाल करें। आप लोग बहुत व्यस्त थे, इसलिए तो मैंने मदद की। उस पल मुझे समझ आ गया कि इस व्यक्ति ने शुरू से ही कबीर के लिए काम करने का नहीं सोचा था। मेरा दिल गुस्से से भर गया। मैंने साफ शब्दों में कहा, कृपया अभी तुरंत यहां से चली जाइए। इसी वक्त लीसा ने नफरत से आह भरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कितने परेशान करने वाले माता पिता हैं, उसने यह कहकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोफे पर ढह गई। माफ करना कबीर, सब मेरी गलती है कि मैंने गलत चुनाव किया। मेरी बात लड़खड़ा रही थी, आवाज कांप रही थी। तभी मुझे छोटे कदमों की आवाज सुनाई दी। कबीर अपनी नींद भरी आंखों को मलता हुआ आया। माँ, उसकी धीमी आवाज सुनकर मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं इस बच्चे को दोबारा गलत चुनाव से चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लीसा के जाने के बाद अगली सुबह मैंने कबीर के लिए नाश्ता तैयार किया। टोस्ट, भुजिया और उसका पसंदीदा केला। चलो खाना खाते हैं, मैंने प्यार से कहा, लेकिन कबीर ने चम्मच नहीं उठाया, केवल हल्के से सिर हिलाया। चिप्स नहीं है क्या? मेरा दिल कस गया। कबीर, ये सब सेहत के लिए अच्छे होते हैं, अच्छे से नहीं खाओगे तो ताकत नहीं मिलेगी। मैंने समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसने सिर झुका लिया और टस से मस नहीं हुआ। बगल में हाथ बांधे खड़े रोहन ने दुख से फुसफुसाया, आदत पूरी तरह पड़ चुकी है। यह वाक्य किसी भाज किले का फैसले की तरह भारी लगा। मैंने दर्द से महसूस किया कि एक बार विश्वास टूटने पर कितना नाजुक होता है। अब क्या करें? मैंने धीमी आवाज में खुद से पूछा। खिड़की के बाहर पड़ोस के बच्चों के स्कूल जाने की जीवंत आवाजें आ रही थीं। उन्हें देखकर मेरे आंसू अपने आप बह निकले। मेरा बच्चा क्यों सामान्य बच्चों जैसा जीवन नहीं जी सकता? वही सवाल मेरे दिल में गूंज रहा था। वास्तविकता हमें इंतजार करने की इजाजत नहीं देती थी। हमें काम करना था और हम कबीर को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। क्या हमें फिर से आया ढूंढनी पड़ेगी? रोहन की आवाज गहरी अनिश्चितता से भरी थी। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन अगर हमें फिर से वैसी ही कोई मिली तो मैंने अपने होंठ काट लिए। परिवार के दिल में एक बड़ा खालीपन और गहरा घाव रह गया था। हम एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश में थे, लेकिन भरोसा करने का साहस खो चुके थे। इस विरोधाभास से घिरे हमें पता नहीं था कि जिस शांति देवी से हम केवल एक बार मिले थे, वह हमारे परिवार का भविष्य पूरी तरह से बदल देंगी। लीसा के जाने के बाद कुछ दिनों तक मैं और रोहन हताश रहे। हम कहते रहे कि अब हम आया पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यह थी कि हम दोनों अकेले कबीर को संभाल नहीं सकते थे।
अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, लेकिन किसी और को घर में लाने से डर लग रहा था। यह आंतरिक संघर्ष कई दिनों तक चला। एक दोपहर फोन बजा। यह आया एजेंसी के प्रभारी थे। पिछली बार आपको जो बुरा अनुभव हुआ, हमें उसका बहुत खेद है। अगर आप चाहें तो हम आपको एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहेंगे। मैं चुपचाप सुनती रही, मन में संदेह भरा था। शांति देवी जी, जिनसे आप पहले मिली थीं, वह अनुभवी हैं और कई परिवारों का विश्वास जीत चुकी हैं। यह सुनकर मैंने अनजाने में सिर उठाया। शांति देवी, मुझे पिछली मुलाकात साफ याद आई। कोमल मुस्कान, शांत आवाज। उस समय मुझे वह ईमानदार लगी थी, लेकिन मैंने उनकी धीमी अंग्रेजी के कारण उन्हें नहीं चुना था। मैंने दबी आवाज में पूछा, क्या अब भी? हो सकता है। बात सुन रहे रोहन ने बगल में चुपचाप सिर हिलाया। एक बार फिर मिलकर बात करते हैं, शायद। उनके इस वाक्य से मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन हमने शांति देवी को फिर से घर आने के लिए बुलाया। वह अब भी वैसी ही शांत आभा के साथ खड़ी थीं। बहुत दिनों बाद उन्होंने थोड़ी घबराहट के साथ लेकिन विनम्रता से सिर झुकाया। उस पल मैंने औपचारिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि दिल से निकली चिंता महसूस की। मैंने ईमानदारी से कहा, हमने पहले आपको नहीं चुना और अब आपको फिर से बुला रहे हैं। हमें बहुत शर्मिंदगी है। शांति देवी मुस्कुराईं। कृपया संकोच न करें। आपने उस समय बच्चे को प्राथमिकता देकर ही फैसला लिया होगा। यही सबसे महत्वपूर्ण है। यह बात मेरे दिल में गहराई से उतर गई। मेरी आंखें नम हो गईं। यह ऐसी इंसान थीं जो औपचारिकता को नहीं बल्कि दिल से रिश्ते को महत्व देती थीं। शायद इस व्यक्ति पर कबीर को सौंपा जा सकता है। मैंने गहरी सांस ली और सिर हिलाया, और इस तरह हमारे घर में एक नई रोशनी का उदय हुआ। जिस सुबह शांति देवी फिर से हमारे घर आईं, मुझे लीसा के पिछले अनुभव के कारण डर था कि कहीं वही न हो जाए। लेकिन शांति देवी घबराई नहीं। चुपचाप लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने न खिलौनों को छेड़ा, न जोर से बात की, बस चुपचाप कबीर को देखती रहीं। आप उसे खेलने क्यों नहीं दे रहीं? मैंने पूछने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि पिछली आया तुरंत कोई न कोई खेल शुरू कर देती थीं। शांति देवी ने धीरे से सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया, सबसे पहले इंतजार करना महत्वपूर्ण है। बच्चे तुरंत अपना दिल नहीं खोलते। हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां वह सुरक्षित महसूस करे और उसके खुद करीब आने का इंतजार करते हैं। उनका यह रवैया मुझे चौंका गया। पिछली आया का मुख्य उद्देश्य शायद बच्चों को कुशलता से संभालना था, लेकिन शांति देवी अलग थीं। वह कबीर के मन का सम्मान करते हुए इंतजार के तरीके का इस्तेमाल कर रही थीं। थोड़ी देर बाद कबीर ने शांति देवी की उपस्थिति को नोटिस किया। वह शुरू में सावधानी से पास आया और फुसफुसाकर पूछा, आप क्या कर रही हैं? शांति देवी मुस्कुराईं और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला। यह कागज की नाव है। हमारे गांव में हम इसे शुभकामनाएं और प्यार पहुंचाने के लिए बनाते थे। उन्होंने कुशलता से अपनी उंगलियां चलाईं और एक साधारण सी कागज की नाव का आकार दिया। कबीर की आंखें चमक उठीं। मुझे भी बनाना है। उसकी आवाज सुनकर मेरी सांस थम गई। वह कबीर जो इतना उदास रहता था और सिर्फ टीवी देखता था, उसने पहली बार खुद से रुचि दिखाई थी। शांति देवी ने धैर्यपूर्वक उसे नाव बनाने का तरीका सिखाया। कबीर की छोटी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी पहली नाव का आकार सही नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कर लिया। यह सुनकर मेरे सीने में एक दर्द सा उठा। उस रात कबीर ने फुसफुसाकर कहा, माँ, आज मुझे बहुत मजा आया। इतने लंबे समय बाद मैंने उसकी इतनी खुली आवाज सुनी थी। मेरे आंसू बह निकले। मैंने महसूस किया कि शांति देवी औपचारिक सेवा नहीं बल्कि दिल से देखभाल कर रही थीं। उनका तरीका धीरे धीरे मेरे बेटे के दिल को पिघला रहा था। कुछ दिन और बीते और कबीर का चेहरा थोड़ा थोड़ा कोमल होता गया। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती अब भी उसका भोजन था। वह अब भी मीठी चीजों की इच्छा रखता था और मेरे बनाए पराठे और अंडे को लगभग नहीं छूता था। एक दिन शांति देवी किचन में गईं। आज हम सब मिलकर फल खाते हैं, कैसा रहेगा? उन्होंने एक लाल सेब निकाला। कबीर ने ऊपर देखा। कबीर, हम इसे धोते हैं, ठीक है? शांति देवी ने जैसे ही उसे सेब दिया, कबीर हालांकि थोड़ा उलझन में था, उसने छोटे हाथों से सेब पकड़ा और नल के पास गया। उसने नल खोला और दोनों हाथों से सेब को रगड़ा। पानी की बूंदें रोशनी को चमका रही थीं और लाल सतह दमक रही थी। शांति देवी ने उसे देखते हुए प्यार से सिर हिलाया। वाह, कितना अच्छा धोया है। इसे ऐसे ध्यान से धोने से यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। कबीर अपने धोए हुए सेब को लेकर वापस आया और उसे किसी खजाने की तरह ध्यान से देखने लगा। उसकी बात असली कर दोए, नमले प्रासली करांथाए आंखों में पहले जैसी चमक थी। शांति देवी ने चाकू लिया और सेब को छोटे सुरक्षित टुकड़ों में काट दिया और एक सफेद छोटी प्लेट पर रखा। लो, यह कबीर का खुद का धोया हुआ सेब है। क्या तुम एक टुकड़ा खाओगे? कबीर ने थोड़ी देर झिझका, लेकिन शायद इसलिए कि यह सेब
उसने खुद धोया था। उसने स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाया और एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीठा उसकी आवाज सुनकर मैंने अपने मुंह को हाथों से ढक लिया। मेरे सीने में एक जलन सी भैफले मीठा मीठा महसूस हुई। उसने खा लिया। कबीर ने सेब खाया। मेरी आंखें नम हो गईं और आंसू उमड़ पड़े। शांति देवी ने शांत आवाज में कहा, मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह एक निवाला लेने का साहस महत्वपूर्ण है। जब बच्चा किसी चीज में खुद शामिल होता है तो उसकी रुचि स्वाभाविक रूप से जागती है। मैंने रोहन को बताया कि कबीर ने आज खुद का धोया हुआ सेब खाया। रोहन ने हैरानी भरा चेहरा बनाया, फिर मुस्कुरा दिए। शायद यह सिर्फ एक छोटा कदम है, लेकिन यह एक निश्चित बदलाव है। उस पल से मुझे वास्तव में समझ आने लगा कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, यह दिल और रुचि से जुड़ा हुआ है। सेब खाने के बाद कबीर के चेहरे पर रौनक लौटने लगी। छोटी छोटी सफलताओं का अनुभव, जैसे कि खुद का धोया हुआ फल खा लेना, धीरे धीरे उसके दिल की गांठों को खोल रहा था। शांति देवी ने उसे देखते हुए अगला कदम तैयार किया। एक दोपहर वह किचन में खड़ी थीं और धीरे से बर्तन का ढक्कन खोला। भाप के साथ चावल की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। कबीर ने खुद को रोक नहीं पाया और अपनी नाक सूंघने लगा। चलो आज हम बेसन का चीला बनाते हैं, शांति देवी ने कहा। उन्होंने अपने हाथ गीले किए और एक कटोरी बेसन, प्याज और हरी मिर्च कम तीखी ली। उन्होंने कुशलता से घोल तैयार किया और तवे पर फैलाया। वह हर कड़मे है, वह हरिया है डी बेसन चीले में ध्यान लगा रही थीं। बेसन का चीला हमारे यहाँ बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण माँ के हाथ का खाना होता है। कबीर थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे भी बनाना है। शांति देवी मुस्कुराईं और बेसन का घोल उसके सामने एक छोटी कटोरी में रखा। हाथ गीले करो और ऐसे करके इसे फैलाओ। कबीर ने गंभीर चेहरे के साथ बेसन को अपने हाथों में लिया। उसकी छोटी उंगलियों के लिए घोल को फैलाना मुश्किल था और चीला का आकार भोंडा और बेढप बना। फिर भी वह खुशी से हंस रहा था। उसने अपने हाथों से बनाए उस बेढप चीले को खाया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। स्वादिष्ट, यह सुनकर मेरे आंसू निकल आए। कबीर ने चीला खाया। मेरे दिल में अकथनीय खुशी फूट पड़ी। कुछ हफ्ते पहले तक मेरा बेटा केवल स्नैक्स और जूस में दिलचस्पी रखता था, और अब वह अपने हाथ से बनाया हुआ चीला खा रहा था। यह एक खोया हुआ रोजमर्रा का जीवन वापस मिलने जैसा था। उस रात मैंने रोहन को बताया, कबीर ने खुद बेसन का चीला बनाकर खाया। रोहन ने आंखें फाड़ लीं, आश्चर्यचकित हुए और फिर मुस्कुरा दिए। सिर्फ एक बेसन का चीला ही तो है, मैंने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। वह सिर्फ खा नहीं रहा था, वह कुछ बनाने का मजा भी ले रहा था। चीले में मिली इस छोटी सी सफलता के बाद कुछ दिनों बाद शांति देवी ने एक नया सुझाव दिया। आज हम कुछ गर्म बनाते हैं, कैसा रहेगा? वह किचन में खड़ी थीं और मूंग दाल और चावल निकाल रही थीं। उन्होंने बर्तन में पानी डाला और धीरे धीरे गर्म किया। गर्म भाप के साथ एक आरामदायक खुशबू कमरे में फैल गई। सादे सूप की महक एक अजीब सी पुरानी याद और सुकून दे रही थी। यह मसूर दाल की खिचड़ी है। हमारे भारतीय घरों में यह लगभग हर दिन मेज पर होती है, शांति देवी ने कहा। उन्होंने दाल और चावल को अच्छी तरह धोकर बर्तन में डाल दिया। गर्माहट बढ़ी और कमरा और भी ज्यादा गर्म हो गया। मैंने और रोहन ने एक दूसरे को देखा। कितनी प्यारी खुशबू है। यह एक ऐसी खुशबू थी जो दिल को सुकून देती थी, जो हमें पश्चिमी घरों में कम महसूस होती थी। कबीर शुरू में बर्तन को घूर रहा था, थोड़ा सतर्क था। हरी खिचड़ी लग रही है, शांति देवी मुस्कुराईं। रंग थोड़ा अजीब है ना, लेकिन इसे पीने के बाद दिल भी गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एक छोटी कटोरी में खिचड़ी डाली गई और कबीर के सामने रखी गई। हल्की भाप उठ रही थी और उसकी हल्की खुशबू उसकी नाक तक पहुंच रही थी। कबीर थोड़ी देर देखता रहा, फिर चम्मच उठाया और सावधानी से घूंट लिया। अगले ही पल उसका चेहरा आश्चर्य से बदल गया। कितना गर्म, उसने धीरे से कहा और फिर स्वाभाविक रूप से 2-3 घूंट और पी लिए। उसे देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। हमारे घर में पहले नाश्ते में सीरियल और जूस मुख्य होते थे और गर्म सूप नाश्ते की आदत नहीं थी, लेकिन अब मेरे सामने का बेटा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि उसका शरीर गर्म हो गया है। वह खिचड़ी का आनंद ले रहा था। हमारी भाषा में खाना सुकून है, फूड इज कंफर्ट नामक एक कहावत है। जब मेज पर गर्म खिचड़ी होती है तो वह एक सुकून भरी जगह बन जाती है। शांति देवी की बात मेरे दिल को छू गई। मुझे एक सहज सत्य का एहसास हुआ जिसे भूलना आसान था। जब मेज पर गर्म खिचड़ी होती है तो परिवार के बीच बातचीत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है और माहौल कोमल हो जाता है। खिचड़ी ने परिवार में गर्माहट वापस ला दी। कुछ दिनों बाद शांति देवी ने एक और नई चुनौती पेश की। आज हम कुछ खास बनाते हैं, उन्होंने कहा।
और मेज पर उबले हुए चावल और घी शुद्ध मक्खन रखा। क्या हमें बस घी और चावल खाना है? मैंने माथे पर बल डालते हुए पूछा। भारत में भी कच्चे अंडे खाने की आदत नहीं है। साल्मोनेला के खतरे के बारे में अक्सर सुना जाता है। और रोहन ने भी पूछा, क्या यह सुरक्षित है? लेकिन शांति देवी ने शांत आवाज में जवाब दिया, यह घी चावल है। हमारे पारंपरिक गांवों में यह बच्चों के लिए पोषण से भरपूर और महत्वपूर्ण तरीका है। हमारे यहाँ घी सबसे शुद्ध होता है। उन्होंने कहा, घी को चावल पर डालकर थोड़ा नमक मिलाकर और चम्मच से धीरे से मिलाया। यह घी चावल है जो भारत के बच्चों को बहुत पसंद आता है। कबीर उत्सुकता से पीली सफेद चावल की कटोरी को देख रहा था। शांति देवी ने तुरंत चम्मच में एक छोटा निवाला लिया और उसे थमाया। कबीर, तुम खुद खाकर देखो। थोड़ी देर झिझकने के बाद कबीर ने वह छोटा निवाला मुंह में डाला। अगले ही पल उसकी आंखें गोल हो गईं और मुंह भर गया। मीठा, स्वादिष्ट, उसकी खुशी भरी आवाज गूंजी। मैं अवाक रह गई। मैं हैरान थी और भावुक भी। मुझे नहीं पता था कि यह सरल भोजन इतना आरामदायक हो सकता है। मेरा सीना अनजाने में धड़क रहा था। क्या यह वाकई सुरक्षित है? रोहन ने फिर पूछा। शांति देवी ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। बेशक, मैंने सबसे शुद्ध घी इस्तेमाल किया है। महत्वपूर्ण है कि बच्चा सुरक्षित माहौल में भोजन का आनंद लेने का अनुभव करे। मुझे आखिरकार समझ आया कि यह केवल खाना खिलाना नहीं था, बल्कि दिल को पोषण देने वाली शिक्षा थी। कबीर घी चावल को ध्यान से खा रहा था। आखिर में उसने चावल का एक दाना छोड़ दिया। मैं उससे कहना चाहती थी कि जबरदस्ती न करे, लेकिन शांति देवी ने धीरे से मुझे रोक दिया। कबीर, हमारी भाषा में अन्न का हलाया और क्या पोहन कर रॉकी ए नहर आदर नामक एक शब्द है। अन्न का आदर। कबीर ने सिर झुकाया। शांति देवी ने प्यार से समझाया, भोजन में बनाने वाले का दिल और प्रकृति की कृपा होती है। उन्हें छोड़ना उस भावना को बर्बाद करना है। यह डांट नहीं थी, बल्कि एक गर्मजोशी भरा सबक था। कबीर ने सोचा और फिर धीरे धीरे आखिरी दाना खा लिया। इसके बाद उसने अपने छोटे हाथ जोड़े। मेरा पेट भर गया, धन्यवाद। उसे देखकर मेरी आंखें भर आईं और मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। इस तरह दिल से आभार व्यक्त करने की आदत भारत में नहीं है। इस दिन मुझे पहली बार पता चला कि एक छोटा सा शब्द इतना गहरा अर्थ भी रख सकता है। एक दिन मैं रात की शिफ्ट से घर लौटी और थकी हारी सोफे पर गिर गई, लेकिन मेरे दिमाग से कबीर की बात नहीं निकल रही थी। घी चावल खाने के बाद उसने जो कहा था, मेरा पेट भर गया, धन्यवाद, उसने मेरे दिल को छू लिया था, लेकिन कहीं न कहीं बेचैनी बाकी थी। क्या हमें कैमरा चेक करना चाहिए? रोहन ने धीरे से कहा। मैंने झिझका। मैं शांति देवी पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन अतीत में धोखा खाने की यादें अब भी मेरे दिल को बांधे हुए थीं। ठीक है, अगर सब ठीक रहा तो मुझे भी शांति मिलेगी। लैपटॉप की स्क्रीन खुली और वीडियो चलने लगा। दृश्य बेडरूम का था। कबीर बिस्तर पर गहरी नींद में था। शांति देवी बिस्तर के किनारे बैठी थीं और धीरे से उसके बालों को सहला रही थीं। आज तुमने बहुत अच्छा किया। कल भी अच्छे से खाना खाना। कैमरे में धीमी कोमल आवाज गूंज रही थी। उनकी बातों के साथ कबीर की सांसें और धीमी और स्थिर हो गईं। मैं लालची होकर स्क्रीन को देखती रही। मेरे सीने में जलन हो रही थी। जब मैं काम पर थी, वह कितनी कोमलता से उसके दिल को सहारा दे रही थी। मैंने कबीर को इतने सुकून से सोते हुए कभी नहीं देखा। रोहन की आवाज भी कांप रही थी। याद आया, लीसा के समय कबीर टीवी और स्नैक्स में फंसकर अपना दिल बंद कर लेता था, लेकिन अब अलग था। मेज पर जमा हो रहे छोटे छोटे अनुभव धीरे धीरे मेरे बेटे के दिल को सही रास्ते पर ला रहे थे। इमेज में कबीर पूरी तरह सो चुका था। शांति देवी ने सावधानी से उसे कंबल ओढ़ाया और धीरे से खड़ी हो गईं। उनकी पीठ में एक निस्वार्थ गर्व और जिम्मेदारी की भावना झलक रही थी। मैंने दबी आवाज में कहा, यही असली देखभाल है। यह औपचारिक सेवा नहीं थी, बल्कि बच्चे के भविष्य की रक्षा करने वाली दृष्टि थी। इस समय वह हमारे परिवार को फिर से जोड़ रही थी। एक दोपहर कबीर और शांति देवी ब्लॉक के खिलौनों से खेल रहे थे। उन्होंने एक टॉवर बनाया और उसे गिरा दिया और उनकी हंसी गूंज रही थी। थोड़ी देर खेलने के बाद शांति देवी स्वाभाविक रूप से ब्लॉक को समेटने लगी। उन्होंने खेलना बंद कर चुके कबीर से प्यार से कहा, कबीर, हम मिलकर साफ करते हैं, ठीक है? कबीर शुरू में थोड़ा उलझन में था। पिछली आया हमेशा कहती थीं कि बच्चों को खेलने के बाद साफ करने की जरूरत नहीं है, इसे वैसे ही रहने दो। लेकिन शांति देवी ने न तो जल्दी की नहीं आदेश दिया, बस चुपचाप ब्लॉक को बॉक्स में रख रही थीं। उनके प्रभाव से कबीर ने भी छोटे हाथों से ब्लॉक उठाना शुरू कर दिया। शांति देवी ने फर्श पर बिखरे हुए मोज़ों को उठाते हुए कहा, हमारे यहाँ सफाई भी शिक्षा का एक हिस्सा है। चीजों को महत्व देना खुद को और अपने आसपास के लोगों को महत्व देने से जुड़ा है। यह सुनकर कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने दरवाजे पर रखी अपनी चप्पलों को सही से रखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। मैंने कर लिया। यह सिर्फ सफाई नहीं थी। इस छोटे से काम के माध्यम से
उसने अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने और चीजों को व्यवस्थित करके मानसिक व्यवस्था स्थापित करने का अनुभव किया। कबीर, तुम कितने अच्छे हो, मैंने कहा। वह गर्व से मुस्कुराया। उस मुस्कान में आत्मविश्वास था। शांति देवी के छोटे छोटे मार्गदर्शन कबीर के दिल में नई आदतों को मजबूती से जमा रहे थे। वीकेंड की शाम को मैंने और रोहन ने शांति देवी को रात के खाने पर आमंत्रित किया। हम दिल बात के फैमिली हो रात के सारे से उनका आभार व्यक्त करना चाहते थे। पति पत्नी किचन में खड़े होकर रात का खाना तैयार कर रहे थे। मेज पर हमने मांस, सलाद और शांति देवी द्वारा लाई गई एक बर्तन भर खिचड़ी रखी थी। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको बुरा न लगे तो सब जिसने एक समय लिखजान से कि मिलकर खाएं, शांति देवी ने विनम्रता से कहा। कबीर का चेहरा तुरंत चमक उठा। वाह, शांति देवी आंटी की खिचड़ी। उसकी आवाज सुनकर मेरे सीने में एक दर्द सा हुआ। कुछ ही समय पहले तक कबीर केवल चिप्स के लिए रोता था और अब वह इस सादे भोजन की दिल से उम्मीद कर रहा था। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। हम सब मेज पर बैठ गए और चम्मच चॉपस्टिक उठाई। कबीर ने एक घूंट खिचड़ी ली और मुस्कुराते हुए कहा, स्वादिष्ट। रोहन ने भी आंखें बड़ी की, फिर धीरे से मुस्कुराए। यह खिचड़ी वाकई आरामदायक है। थोड़ी देर बाद रोहन ने गंभीर होकर शांति देवी को देखा और पूछा, आप दूसरों के बच्चे के लिए यह सब क्यों करती हैं? शांति देवी थोड़ी देर चुप रहीं और फिर कहा, मेरे बच्चे बड़े होने के बाद मेरे दिल में एक खालीपन रह गया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इसे सभी बच्चों के साथ बांटा जा सकता है। यह सुनकर मेरे आंसू लगभग निकल पड़े। यह उस आया की छवि से बिल्कुल अलग था जो अनुबंध और दक्षता से बंधी थी। वहां एक और मां खड़ी थी जो अपने काम को केवल नौकरी नहीं बल्कि गर्व और प्यार से बच्चों की रक्षा करने वाली मातृत्व की भावना से करती थी। रात का खाना खत्म होने के बाद कबीर खुद खड़ा हुआ और खिलौने समेटे और फिर मुझे और शांति देवी को देखकर कहा, धन्यवाद मां। धन्यवाद शांति देवी आंटी। यह छोटा सा वाक्य शक्तिशाली था और मेरे दिल पर गहराई से अंकित हो गया। भविष्य अब डरावना नहीं था। शांति देवी की उपस्थिति ने न केवल हमें दूसरी मां का प्यार दिया बल्कि लगभग खोए हुए पारिवारिक बंधन को भी वापस दिलाया। कबीर और हमारे परिवार का यह बदलाव आखिरकार एक वीडियो बन गया और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में फैल गया। इस वीडियो में कोई खास अभिनय नहीं था, बस रोजमर्रा की मेज और छोटे विकास को रिकॉर्ड किया गया था। फिर भी इस वीडियो ने सीमाओं को पार किया और कई लोगों के दिलों को छुआ। टिप्पणी अनुभाग आश्चर्य और भावनाओं से भरा था। अमेरिका से एक आवाज आई, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि बच्चों से परिणाम की मांग करने के बजाय उन्हें सुरक्षित समय देना चाहिए। यह वह दृष्टिकोण है जिसकी अमेरिकी शिक्षा को भी जरूरत है। एक ब्रिटिश मां ने कहा, मुझे अन्न का आदर शब्द ने छुआ। बच्चों को भोजन न छोड़ने की शिक्षा देने के बजाय बनाने वाले और प्रकृति का आभार व्यक्त करना सिखाना। मैं भी अपने बेटे को यही सिखाना चाहती हूँ। फ्रांस से आई टिप्पणी में भोजन संस्कृति के प्रति सहानुभूति थी। मेज को परिवार का केंद्र बनाना यह एक परंपरा है जिसे फ्रांस भी संजोता रहा है। लेकिन खिचड़ी और मेरा पेट भर गया। धन्यवाद जैसे शब्द दिल को जोड़ने वाले जादू की तरह हैं। जर्मनी के दर्शकों ने शिक्षा पर एक अंतर्दृष्टि दी। सफाई को बच्चों का कर्तव्य मानने के बजाय इसे शिक्षा के रूप में देखना, यह चौंकाने वाला था। छोटी सी आदतें मानसिक व्यवस्था को विकसित कर सकती हैं। यह अद्भुत दर्शन है। एशियाई देशों से भी प्रतिध्वनि हुई इस भारतीय आया ने गुमनाम नायकों का गर्व दिखाया है। हमने अनुबंध और दक्षता से परे मानव गर्मजोशी महसूस की है। बेसन, चीला, खिचड़ी, घी, चावल, ये सरल व्यंजन हैं, फिर भी इनमें बच्चे को हौंसाने की शक्ति है। यह अविश्वसनीय है। छोटी छोटी बातें जिन्हें हर कोई नजरअंदाज कर देता है अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। यह किसी चमत्कार जैसा था। कबीर का विकास और शांति देवी का दृष्टिकोण न केवल एक परिवार को बचाया बल्कि दुनिया को याद दिलाया कि भोजन दिल का पोषण है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। इस प्रकार एक भारतीय आया के शांत कार्यों ने सीमाओं को पार किया और सहानुभूति और आभार का चक्र फैलाया। एक छोटी सी रसोई से शुरू हुई कहानी ने दुनिया भर की पारिवारिक मेजों पर आशा की किरण जगा दी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपकी टिप्पणियों का भी इंतजार कर रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।